तो ये तस्वीरें हम देख रहे थे, जो कि जहां पर क्योंकि जो सभी सदस्य देशों के जो प्रमुख हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरुआत एक तरीके से हो चुका है। बहुत जल्द ही तस्वीरें और जो प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं वो हम तक पहुंचेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो शुरुआती समय में जिस सेशन की जिक्र किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मौजूदा वैश्विक व्यवस्थाएं आज की चुनौतियां को साधने में सफल नहीं है और ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी आबादी की आवाज या उनकी चिंताओं को एक तरीके से साफ सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, पीस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ये सेशन यहाँ पे हो रहा है और साफ तौर पर जिस तरह की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट लूला ने साफ तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नए परमानेंट मेंबर्स को शामिल करने की यहाँ पर वकालत की है। उन्होंने कहा है नीड टू इंक्लूड न्यू परमानेंट मेंबर्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और जिस तरह की लगातार इस जो पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा, इस मुद्दे पर, इस विषय पर यहाँ पर ब्रिक्स देशों के बीच यहाँ पर मंथन हो रहा है। जिस तरह के जो महत्वपूर्ण चीज़ ये जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें इस बात को जोड़ दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने शुरुआती उद्बोधन में साफ तौर से कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी भर्त्सना की है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत के ऊपर आतंकी हमले को लेकर ब्रिक्स के मंच पर वहां पे मौजूद जो इस समय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर से कहा है कि इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हर्षवर्धन पंत जी, इसी विषय पे आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस संदेश का ब्राजील के राष्ट्रपति के माध्यम से, अध्यक्षता के माध्यम से ये बात कहना शुरुआती उद्बोधन में, इसके मायने क्या और क्या संदेश देखते हैं इसको? हर्षवर्धन जी। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्राज़ील की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट पहल है, क्योंकि ब्राज़ील ने एक तरह से टोन सेट करी है पूरे ब्रिक्स प्लेटफॉर्म की इस मुद्दे पर। और ये भारत के लिए स्पष्ट तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है। हमने देखा किस तरह से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अभी कुछ हफ्ते पहले एससीओ में जो रणनीति अपनाई थी, वो उसका इम्पैक्ट और उसका जो पुशबैक भारत ने दिया है, कहीं पर वो हमको नजर आ रहा है कि भारत ने इस बात को स्पष्टता से अपने बायलैटरल तरीके से अपने पार्टनर देशों के साथ रखा। और इसीलिए जब ब्राजील की चेयरमैनशिप में जब जो ये सेशन हो रहा है उसमें जो शुरुआत में बात कही जा रही है, तो एक तरह से टोन सेट हो रही है। और भारत की जो प्रमुख चिंता है पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर, वो ये तो है ही कि पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रम्बल हो रहे हैं। और दुनिया भर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आज बिल्कुल भी मीडिएट नहीं कर पा रहे हैं। यूएनएससी का अगर आप रोल देखें तो बिल्कुल मार्जिनल होता जा रहा है। तो वो जो बड़ी समस्या है, उसके साथ भारत की जो अपनी समस्या है कि आतंकवाद की, उसको किस तरह से प्रखरता के साथ ब्रिक्स अपनाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसका जवाब ब्राजील की चेयरमैनशिप में हमको मिल गया कि जब उन्होंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में इस बात को मेंशन किया, तो ये एक तरह से सीरियसनेस दिखा रहा है कि भारत की जो चिंता है वो ब्रिक्स ने उसको सीरियसली लिया है। और उस सीरियसनेस के साथ जब चेयर उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये मुद्दा एक तरह से ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर पीस एंड सिक्योरिटी के मुद्दे में लाया जाएगा कि न सिर्फ जो बड़े युद्ध चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके अलावा ये जो मुद्दा है कि आतंकवाद का मुद्दा है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके बगैर किसी भी प्रकार से हम इस पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज को आज डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये न सिर्फ भारत की प्रायोरिटीज को प्रोजेक्ट कर रहा है, बल्कि ये एक बात को फिर से दिखा रहा है कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक प्लेयर है ब्रिक्स में, जिसकी समस्याओं को, जिसकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसके बगैर ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म अपनी कोई भी पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर क्रेडिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है। अब बाकी देश इसके साथ जुड़ेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसको भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसमें इसकी किस तरह से पहल की जाती है। बिल्कुल, प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, यहाँ पर भारत ने साफ किया कि आतंकवाद सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, दुनिया के कई देश आज आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं और यही वजह है कि आतंकवाद को अब राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। और यही उम्मीद भारत कर रहा है कि ब्रिक्स जैसे मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध ब्रिक्स को एकजुट और निष्पक्ष होना होगा, क्योंकि आतंक की कोई सीमा नहीं है, धर्म या तर्क नहीं हो सकता।
और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है, जहां पर बहुत ही साफ शब्दों में प्रेसिडेंट लुला ने आतंकवाद की भर्त्सना की है और पहलगाम का जिक्र किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। किस तरह से देखते हैं कि कैसे ब्रिक्स जैसे मंच से जब आतंकवाद के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर जाएगा, एक साझा मजबूत वक्तव्य जाएगा, तो दुनिया के कई देशों के लिए सीधा संदेश होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया कई देशों के लिए ये एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन देखिए, मुश्किल ये है कि ब्रिक्स के ही कुछ देश जैसे चीन जो है वो टेररिज्म का एक इनडायरेक्ट तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को हर तरह से सहायता देता है और पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ टेररिज्म का इस्तेमाल करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो अगर पाकिस्तान की इतनी सहायता वो कर रहा, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि भाई देखिए, उसकी जो नीति है और नियत में दोनों में खोट है। सही बात ये कि अगर चीन कह भी दे कि टेररिज्म खराब है, लेकिन जब तक वो अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करता, तो हम कैसे इस बात पे विश्वास करेंगे कि वो वास्तव में टेररिज्म के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये बहुत ही खेद की बात है कि टेररिज्म का इस्तेमाल बहुत से देश पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट स्टेट है ही, लेकिन उसके साथ जैसे टर्की खड़ा हो गया, टर्की ने उसको सहायता दी, चीन देता है। तो ये सब जो है ये टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देश हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। और इस बात को हम बार बार उठाते आए हैं यूनाइटेड नेशंस में भी और सब दूसरे इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स में, कि सबको ये समझना चाहिए कि कभी ना कभी टेररिज्म उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से एक बार कहा था, जब वो दौरे में आई थी, जब पाकिस्तानियों ने शोर किया था कि देखिए हमको टेररिज्म से कितना नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप अपने यार्ड में सांप पालेंगे तो सांप आपको काटेंगे, तो दुनिया के दूसरे देशों को भी समझने, जैसे चीन है, कि टेररिज्म से उसको भी नुकसान होगा। तो इस तरह के जो फोरम्स हैं, ब्रिक्स के जो मीटिंग है, समिट है, इसमें इस बात को जोर से दूसरे मेंबर्स के सामने रखना पूरे फोर्स के साथ, वो अगर ब्राजील हमारा इसमें साथ दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे देशों को ये समझना चाहिए कि टेररिज्म से लड़ाई करना सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, ये सब देशों की समस्या है। और इसमें वो हमारे अगर साथ खड़े होंगे तो उनके लिए भी कभी ना कभी इससे अच्छा ही। जी प्रोफेसर पंत, आपको लगता है कि 9/11 के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज की समझ आतंकवाद को लेकर एक नए तरीके से आई? हालांकि भारत लंबे समय से कहता रहा था कि आतंकवाद से खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको भी परेशान करेगा, और वो हुआ भी। हमने आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ उसके बाद में दुनिया को सबूतों के साथ इस बात को सामने रखा। बताया कि साहब कैसे एक पॉलिटिकल टूल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा आतंकवाद को प्रश्रय देने को लेकर। अभी मौजूदा समय में जो सत्र चल रहा है पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर, क्या अब ये दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत आसान रह गया है कि एक एज ए पॉलिटिकल टूल वो इस वेपन को इस्तेमाल करते रहे मानवता के खिलाफ, तब जबकि सबूत सबके सामने रहे? ये अपने आप में दोधारी तलवार है। कितना मुश्किल और आसान है इस बात पर आगे बढ़ना, कंसेंसस बनाना और समझाना कि साहब समझिए समस्या को, समाधान इस तरीके से आगे आएगा कि आप इसका समर्थन बंद करें, अपनी पॉलिसी को चेंज करें। उस दिशा में कैसे देखते हैं आप? देखिए, आतंकवाद का मुद्दा हमेशा से ही भारत के लिए बहुत प्रबल रहा है और भारत ने इसको काफ़ी शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की कोशिश जोर शोर से करी है। काफ़ी हद तक जो आप बात कह रहे थे कि पश्चिमी देशों का रवैया शुरू में बहुत ही लेथार्जिक था इस मुद्दे को लेकर। जब तक आतंकवाद पश्चिमी देशों तक नहीं पहुंचा था, तब तक उसको एक प्रकार से नकार देना और भारत की अंदरूनी समस्या बता देना, ये एक कोशिश रहती थी पश्चिम में। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे 9/11 के बाद से परिवर्तन आया तो समझ में आया कि अगर हम किसी देश को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो आतंकवाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करे, तो उसके नतीजे सिर्फ रीजन तक नहीं होते हैं, वो ग्लोबल हो जाते हैं। और इसीलिए जब भारत ये बात कहता है कि ये
मानवता के खिलाफ जो है लड़ाई है, ये आतंकवाद की जो 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 मुद्दा है, ये मानवता का मुद्दा है। ये सिर्फ किसी बहुत नैरो कॉन्सेप्ट की नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद हमने एक परिवर्तन जरूर देखा, दुनिया भर में आया और दुनिया भर के देश जुड़े इस स्ट्रगल के साथ। लेकिन अब जो एक नई चिंता का विषय बनता जा रहा है, वो जिसका जिक्र पहले हो रहा था, वैसे दयाल कर रहे थे कि इस तरह से चीन ने उसको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल, डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के थ्रू। देखिए, पाकिस्तान के पास न तो आज इतनी कवायद है, ना इतना सामर्थ्य है, ना इतना डिप्लोमेटिक क्लाउट है कि वो भारत को पुशबैक दे पाए। लेकिन चीन की मदद के साथ, चीन जब उसकी मदद करता है तो उससे समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अभी जो हमने एससीओ में होता हुआ देखा, वो मुझे लगता है एक चिंता का विषय जरूर है। और ब्रिक्स में क्योंकि ब्राजील के चेयरमैनशिप में हो रहा है और ब्राजील ने इस मुद्दे की पहल शुरू कर दी है, तो मुझे लगता है इससे चीन जैसे देश के लिए मुश्किल होगी कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर पंत, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के संबोधन की जो मुख्य बात है वो भी जानकारी अब हमारे साथ जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इंडोनेशिया को ब्रिक्स परिवार में जुड़ने पर एक तरीके से बधाई दी। उसके बाद में ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में की है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों का वितरण हो या सुरक्षा से जुड़े विषय हो, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं मिली है, ये बात प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सेस जैसे विषयों पर ग्लोबल साउथ को अक्सर टोकन जेस्चर के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20वीं सेंचुरी में बने ग्लोबल संस्थानों ने मानवता के 2/3 हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन देशों का आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें डिसीजन मेकिंग टेबल पर बिठाया नहीं गया। यह प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। ये केवल रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस का भी प्रश्न है। या ये ग्लोबल साउथ के लिहाज से प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज विश्व को एक नए मल्टीपोलर और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है और इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थानों में एक व्यापक रिफॉर्म से करनी होगी। और ये रिफॉर्म्स केवल सिंबॉलिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका वास्तविक असर भी होना चाहिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात हो, वोटिंग राइट्स और लीडरशिप पोजीशंस में यहाँ पर बदलाव आना चाहिए और ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को अब पॉलिसी मेकिंग में प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल, और ब्रिक्स ऐसा संगठन है जो बदलते समय में अपने आप को बदलता हुआ क्षमता के साथ आगे बढ़ता है। ये प्रधानमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, WTO हो, मल्टीलेटरलिज्म, डेवलपमेंट बैंक जैसे तमाम संस्थानों में रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। AI को लेकर भी उन्होंने कहा कि AI के युग में जहां हर हफ्ते टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, ऐसे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को 80 वर्ष में एक बार भी अपडेट ना होना ये स्वीकार्य नहीं है। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की तमाम बड़ी बातों का जिक्र हम करें। उन्होंने भारत ने सदैव अपने हितों से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना अपना दायित्व समझा है। ये बात भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर कही। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर सभी विषयों पर रचनात्मक योगदान देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बहुत जल्दी तस्वीरें भी हमारे तक आएंगी तो हम उसका जिक्र भी आप तक करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों के मायने क्या है इस मंच से, इस पर अपने मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज और यहाँ पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF। प्रभुदयाल जी, जिस तरह से अभी हमने बात की कि कैसे 80 वर्षों में भी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कोई इस तरह का बदलाव नहीं हुआ है, और कैसे आज ये 20वीं सदी के जो ये संस्थान है, अगर हम UN की बात करें, कैसे वो 21वीं सदी में उनको लाना होगा और इसको अब टालना नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी खास तौर पर ये बात कही कि 20वीं सेंचुरी में बने इन ग्लोबल संस्थानों ने कैसे अब उसमें किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता नजर आ रहा, और जिस तरह से ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं कैसे उनके साथ दोहरा रवैया हो रहा है। आज वो देश जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग की टेबल पर नहीं बिठाया जा रहा, और किस तरह का रवैया उनके साथ हो रहा है। कैसे आप देखते हैं कि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न नहीं है, लेकिन कैसे उनकी आवाज को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिले, उन्हें वो तवज्जो दी जाए, उन्हें वो सम्मान दिया जाए, वो जगह दी जाए, ये इस वक्त की बेहद जरूरत है और ये करना ही होगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी कंट्रीज पावर में उनके हाथ में है, वो उसको अपने ही इंटरेस्ट में यूज करना चाहते हैं। अब यूएन की बात कीजिए, यूएन रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं वो नहीं चाहते कि दूसरे देश आ जाए। चीन जो है वो बार बार रोक लगाने की कोशिश करता है कि हमारा केस आगे बढ़े ही ना। बिल्कुल, और यही वजह है प्रभुदयाल जी की प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की संस्थाएं ऐसी हैं कि उनके पास सिम तो है मोबाइल में, लेकिन नेटवर्क नहीं है। जी बिल्कुल, और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को अगर कोई वैश्विक इन प्लेटफॉर्म्स पे आगे रखता है तो वो भारत है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो ये बार बार कहा है कि हम सब एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और अगर ग्लोबल साउथ के जो सबसे पुअर कंट्रीज हैं वो इतनी बुरी हालत में हो तो दुनिया में कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती, परिवार खुश नहीं रह सकता। और इसी बात पे वो जोर देते हैं कि किस तरह से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे रिफॉर्म किया जाए। यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, IMF में रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको ठीक तरह से सहायता मिले और उनकी आवाज इन संस्थाओं में सुनी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब धीरे धीरे करके देखिए ये बात कुछ आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत रुकावटें हैं। जैसे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म में रुकावटें, इसी तरह से IMF के सामने भी बहुत से जो हैं वो ऐसे मसले खड़े कर दिए जाते हैं कि रिफॉर्म्स रुक जाते हैं। लेकिन हम तो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के हित में कार्य करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से देखिए, जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में, उनको जो सम्मान मिलता है
और जिस तरह से उनका वहां पर उनको वेलकम किया जाता है वो बिल्कुल यूनिक है। और हर जगह उनको जो हाईएस्ट ऑर्डर दिया जाता है वो किस वजह से? क्योंकि ये सब देश समझ रहे हैं कि अगर कोई बड़ी कंट्री उनके मुद्दों को आगे पेश कर रही है, उनकी तरफ से बोल रही है, उनके हित में कार्य कर रही है, तो भारत है। और हमारे प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में ये मुमकिन है। तो मेरे विचार में ग्लोबल साउथ में जो रिकग्निशन है कि इंडिया जो है एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है इन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इसी वजह से बहुत से देश जो है वो जेलस हो रहे हैं। चीन जो है जेलस हो रहा है। चीन जो है वो तो अपनी जो चेकबुक डिप्लोमेसी से कंट्रीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, उनके हित में काम नहीं करता है। और जो भी देश चीन के चुंगल में आ जाते हैं उनका तो सत्यानाश हो जाता है। अब देखिए हमारे ही रीजन में जो पाकिस्तान, श्रीलंका, अब बांग्लादेश एंड मालदीव भी उसी लाइन में खड़े हैं। ये नहीं समझते कि चीन के चुंगल में आए तो इनका जो है वो बेड़ा गर्क है। बिल्कुल एक तरीके से जी जो दूसरे देशों के हित में काम करते हैं, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जिस तरह से उनको आदर दिया जाता है, ये यूनिक है। बिल्कुल यूनिक है। और शायद इसीलिए दुनिया में भारत का सहयोग के साथ जो विकास मॉडल है उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि जो जिक्र आप कर रहे हैं चीन को लेकर, वो अपने आप में किस प्रकार की एक अलग प्रकार की व्यवस्था देता है ये हर कोई जानता है। प्रोफेसर पंत, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते हैं कि एआई के युग में जहां हर हफ्ते टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, ऐसे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का 80 वर्ष में एक बार भी अपडेट ना होना स्वीकार्य नहीं है। 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर्स को 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चलाया जा सकता है। तो ये सीधे तौर पे भारत की ओर से पीएम मोदी कहते हैं कि साहब अब ये वक्त आ गया है, आपको करना ही होगा। कितना दबाव बनता है इस प्रकार के तमाम प्रयासों से, और प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य का एक संदेश और संकेत क्या देखते हैं आप, प्रोफेसर पंत? देखिए, इसमें प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों से इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ दुनिया के मंचों पर उठा रहे हैं कि जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हमने क्रिएट किया था 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको घसीटते घसीटते आप यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन अब ये आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रखता है। और जो समस्याएं हैं आज की 21वीं शताब्दी की, उन समस्याओं के समाधान ना तो ढूंढने में सक्षम है, ना एक रास्ता दिखाने में ये इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर मदद कर रहा है। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों से कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ कहीं मार्जिन्स पे रह जाती है। और खासकर आज के दौर में जब ध्रुवीकरण बढ़ गया है देशों के बीच में, बड़ी शक्तियों के बीच में, उस समय एक बड़ी समस्या ये खड़ी हुई है कि वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो एक नया इस मुद्दे को एक ट्विस्ट दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पहले भी, कुछ साल पहले भी ये बात कही थी जब उन्होंने यूएन को एड्रेस किया था। उस समय उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये कही थी कि देखिए, ये अगर हम यूएन को रिफॉर्म नहीं करते हैं, यूएनएससी को रिफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये और भारत को उससे नहीं जोड़ते हैं, तो भारत में तो थोड़ा असंतोष है ही कि 1.4 बिलियन जो लोग हैं वो एक तरह से असंतुष्ट हैं आज की जो व्यवस्था खड़ी की गई है उससे। लेकिन ये यूएन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर भारत जैसे देश उससे नहीं जुड़ रहे हैं तो ये यूएनएससी या यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है, उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। तो मुझे लगता है उसी को अगर आप आगे बढ़ाएं, जो आज वो कह रहे हैं कि आप पिछली शताब्दी के इंस्टीट्यूशंस को ये सोचें कि वो आज काम करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस धीरे धीरे इस कगार पर पहुंच गई है कि जहां पर ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को आज ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक बड़ा व्यापक एक एजेंडा देना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसी का दबाव जो है वो डेवलप कंट्रीज पर बढ़ रहा है। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा G20 जिस तरह से उभर कर आया, भारत की नेतृत्व में G20 ने जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लाने का काम किया, उसमें भी भारत ने लगातार ये बात कही कि प्लेटफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं है आज की समस्याओं के साथ जूझने के लिए। और इसीलिए हमको किस तरह से नए प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करना है, नए इंस्टीट्यूशंस को बनाना है, और जो रिफॉर्म्स हैं उसमें देरी नहीं करनी है। अगर
जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता है। तो मुझे लगता है ये मैसेज लगातार प्रधानमंत्री ने दिया है, भारत ने दिया है, और भारत ने न सिर्फ मैसेज दिया है बल्कि कोशिश भी करी है कि वो अलग अलग धड़ों को दुनिया के एक साथ जोड़े, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में वार्ता कराए, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कराए, और एक तरह से नए इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने में भी अपना योगदान दे। तो मुझे लगता है ये भारत की तरफ से बड़ा व्यापक प्रयास पिछले कुछ सालों का रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रेसिडेंट लूला ने भी यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात कही, यानी कि बहुत ही पुरजोर तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधार की मांग यहाँ पर उठ रही है ब्रिक्स के मन से। लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त ब्रिक्स साझा लक्ष्य समग्र विकास की, किस तरह से बहुपक्षीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए और कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती से उठाना है। इस बात की लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, लेकिन कैसे अपनी जो उनका वक्तव्य रहा, किस तरह से उसमें इस बात को उन्होंने और प्रमुखता से कहा, मुखरता से कहा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रभुदयाल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जो ग्लोबल साउथ के जो देश है उनके साथ जो दोहरा रवैया हो रहा है, इसका जिक्र शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे चाहे बात हो विकास की या फिर संसाधनों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या फिर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की बात हो, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने कहा क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सेस जैसे विषयों पर भी ग्लोबल साउथ को अक्सर टोकन गेस्टर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। प्रभुदयाल जी, कैसे हम बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात करते हैं, IMF, विश्व बैंक, लेकिन इन संस्थाओं में भी विकासशील देशों की हिस्सेदारी बहुत ही कम नजर आती है। किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को यहाँ पर ब्रिक्स प्रमुखता से उठा रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पर इन पश्चिमी देशों के ऊपर एक दबाव भी नजर आ रहा है कि साफ तौर पर जो हमारे बहुपक्षीय संस्थान है वो कैसे और ज्यादा डेमोक्रेटाइज होने चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है IMF, और जैसा आपने कहा कि ऐसी संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की आवाज तो सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज है ही नहीं वहां पर। तो इसीलिए
भारत एक ऐसा देश है जो बार बार ये कहता आया है कि ऐसी संस्थाओं जैसे IMF है, इनमें ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम सुनने के लिए, ग्लोबल साउथ की आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सही दिशा में कार्य नहीं हो सकता। और जब हमने ये देखा था कि देखिए ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं सुनी जा रही है, तब हमने 2012 में जब 4th ब्रिक्स समिट नई दिल्ली में हुई थी, तब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स को करनी चाहिए। और हमारे ये प्रस्ताव से ये बैंक बना है। चाइना ने कहा कि हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे तो ये शंघाई में होना चाहिए, वहां हुआ, अच्छा कार्य कर रहा है और 35 बिलियन से ज्यादा ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जा चुकी। तो एक तरह से तो जो पूर्ति है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको करने की कोशिश कर। इसके अलावा IMF को भी यह संदेश चला गया कि ब्रिक्स अब शायद इस पोजीशन में है कि एक राइवल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे करके जैसे ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है जी, तो इसमें और ज्यादा कंट्रीज शामिल होंगी और कुछ बड़ी रिच कंट्रीज है जैसे UAE। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डेवलपिंग कंट्रीज को दी जा सकती है, इसमें जरूर इजाफा होगा। तो अब ये संदेश ऐसी वजह से कुछ लगने लगा है कि IMF जो है वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज की बात पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है और हो सकता है कि जो हम कोशिश करते आ रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी जी। IMF में कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हो जाएंगे। हालांकि बहुत कठिनाइयां हैं, इतना आसान कार्य नहीं, लेकिन काम शुरू हो गया है। अब उसमें जरा तरक्की होती रहे तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जो रिफॉर्म जरूरी है वो जरूर। जी प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, क्योंकि आईना दिखाने का काम एक तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति भी लगातार उन्होंने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि साहब किस तरीके से मौजूदा वक्त में युद्ध में एक तरीके से निवेश हो रहा है, शांति की ओर निवेश नहीं हो रहा है। नाटो देशों का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि साहब अपनी GDP का 5% उन्होंने सैन्य खर्चों पे किया है और 0.7% उन्हें SDGs के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2030 का जो एम है उसके लिए करना था, उस पर वो खरे नहीं उतर रहा है। तो ये दिखाता है कि क्या प्राथमिकताएं तमाम देशों की हैं और क्या उनके वायदे हैं, वो कहते क्या हैं, करते क्या है, लेकिन वास्तविक समस्याओं पे आगे आपको ध्यान देना होगा और आपको युद्ध में नहीं बल्कि शांति में निवेश करना होगा। वही बात जो प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, वही बात ब्राजील के राष्ट्रपति करते दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज जो यहाँ से जाएगा वो ये होगा कि जो भारत लगातार कहता रहा है कि ये अगर आप इसको ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये युद्ध का समय नहीं है। हमको जितना इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे करना है, जो देश अपने आप को गरीबी से, गुर्बत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जितना समर्थन देना है, SDGs जिसमें कि हम कमिटमेंट में पीछे चल रही है दुनिया, उसको किस तरह से हमको एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है वो सारी चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी हुई हैं और उसके लिए कोई सतत प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है। और वो मुझे लगता है जो मैसेज है वो बार बार ब्रिक्स से भी गया है पिछले कुछ सालों में, और इस प्लेटफॉर्म से मिस्टर लूला ने और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया अपने अपने स्टेटमेंट में कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट क्या शांति की बहाली करेगा, वो इन्वेस्टमेंट क्या एक तरह से ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा जिसमें जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज मीट हो सकें, ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए ये मैसेज जाना यहाँ से जरूरी है। और भारत ने जिसने लगातार इस बात का समर्थन किया है, हमारे रूस के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी जब प्रधानमंत्री पुतिन साहब के साथ बैठे थे तब उन्होंने
पब्लिकली इस बात को अंडरस्कोर किया कि युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से हमको इसका समस्या का समाधान निकालना है। तो वो मुझे लगता है मैसेज एक तरह से लूला साहब भी दे रहे हैं, और ब्राजील ने काफी लगातार इस बात को आगे बढ़ाया है कि एसडीजी कमिटमेंट्स का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो इश्यूज आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के सामने, एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी का इशू हो, क्लाइमेट फाइनेंस का इशू हो, वो सारे इश्यूज को कैसे एड्रेस करके हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसी डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं जहां पर जो ग्लोबल साउथ की एस्पिरेशन है वो मीट हो, न कि एक छोटे वर्ग के देश जो हथियारों की होड़ कर रहे हैं, जो युद्ध को इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं पॉलिसी का, उसकी तरफ जाएं। तो मुझे लगता है वो जो एक मैसेज है वो लगातार इस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और जो चेयर का स्टेटमेंट था, उसके बाद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, दोनों ने इसको आगे बढ़ाया है, और ये मुझे लगता है जॉइंट स्टेटमेंट में भी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट रहेगा। प्रभुदयाल जी, यहाँ पर शांति और विकास, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को रखा है कि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक है। अगर विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं होगी तो शांति स्थायी नहीं हो सकती। यहाँ पर राष्ट्रपति लूला ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो मौजूदा ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में हो रहा है, और संघर्षों और विवादों का जो शांतिपूर्ण समाधान निकालने की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विफल होती नजर आ रही हैं। किस तरह से यहाँ शांति से, और जो इस वक्त मौजूदा संघर्ष चल रहे हैं जिसको लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई है, ब्रिक्स की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन कैसे एक शांतिपूर्ण समाधान को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं ब्रिक्स के जरिए ही, जिसका लगातार पुरजोर से भारत भी इस बात को रख रहा है? भारत तो बार बार ये बात कहता आया है कि विश्व में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत से ऐसी समस्याएं पैदा होती रहेंगी जिनका समाधान मुश्किल होता रहे, जैसे आर्थिक समस्या। अब जब युद्ध चल रहा है तो सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और देखिए ये जो युद्ध है ये थमने को नहीं आ रहे। रशिया यूक्रेन वॉर कब से चली आ रही है, और देखिए यूक्रेन और रशिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। इसके अलावा जो ये मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, इससे ऑयल सप्लाईज और हर तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो जब तक शांति नहीं बहाल की जाएगी, आर्थिक स्थिति का बेहतर होना बहुत मुश्किल होता जाए। यही बात हम कहते आए। देखिए शांति से संबंधित एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है टेररिज्म को हल करना, बिकॉज टेररिज्म भी शांति के सामने बहुत रुकावटें पैदा करता है। अब देखिए हम अच्छे खासे सब काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, वहां से टेररिस्ट अटैक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर में कितने अच्छे हालात हो रहे थे, एक प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, फिर इस टेररिस्ट अटैक की वजह से जो कोशिशें की जा रही थी उन पे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ। तो टेररिज्म का मुद्दा भी उतना ही गंभीर है जितना जैसे ये जो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं। तो दुनिया को इनसे पहले लड़ना चाहिए एकजुट होके, और ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज कोई मामूली देश नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज जो है उनमें दुनिया की 50% पॉपुलेशन है, 40% ग्लोबल जीडीपी है, 44% इनके पास दुनिया की ऑयल सप्लाईज हैं। अब यूएई जो ज्वाइन हो गया और ईरान ज्वाइन हो गया, इससे ऑयल सप्लाईज हमारे पास ब्रिक्स के बहुत है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोफाइल में हमारे ब्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्रिक्स भी कई मुद्दों पे बटा हुआ है। जैसे चीन जो है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, वो ग्लोबल सिचुएशंस को ऐसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि किस तरह से उसका फायदा हो और वेस्टर्न कंट्रीज का नुकसान हो, भारत का नुकसान। तो जब तक इन सब देशों की नीति में जो है जरा बदलाव नहीं आता तो ये तो युद्ध भी नहीं रुकने आ रहे हैं, और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी इम्प्रूवमेंट करना जरा मुश्किल होता जाए। जी प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, क्या आप जो दो बड़ी समस्याएं जिसको लेकर हम खास तौर से पैंडेमिक के बाद से या संघर्षों के बाद से एक चिंता का विषय बने हैं, वो है
फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो डिस्ट्रप्शन वर्ल्ड सप्लाई चेन में देखने को मिला, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों ने ही एक तरीके से झेला। उस दिशा के लिहाज से कैसे आप देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी हो या फिर एनर्जी सिक्योरिटी हो, ब्रिक्स एक ऐसा समाधान देता नजर आएगा जो ग्लोबल साउथ के देशों के लिए थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक हो और एक सहजतापूर्ण तरीके से कैसे हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी हमारी क्षमताएं हैं, चाहे वो हमारी ज़मीनी क्षमताएं हैं या फिर हमारी टेक्नोलॉजी की क्षमताएं, हम एक दूसरे को सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस दिशा में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दोनों मुद्दे मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होंगे ब्रिक्स के लिए, क्योंकि ब्रिक्स को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी आगे बढ़ानी है ग्लोबल साउथ में, तो इन मुद्दों का समाधान जिसका आपने जिक्र किया, एक ऑपरेशनल पॉलिसी रिस्पांस ब्रिक्स की तरफ से आए। और लगातार इस बात की बात हो रही है कि कैसे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खासकर बहुत बड़ी समस्याएं बनते नजर आए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आपको याद होगा, जब यूक्रेन युद्ध हुआ था शुरू में, तो किस तरह से ग्लोबल साउथ ने इस बात को पुरजोर उठाया था कि जो फूड क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सारे फर्टिलाइजर क्राइसिस, ये सारे क्राइसिस लिंक्ड थे उस युद्ध से जो यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा था, और उसको लेकर किस तरह से एक रणनीति बनाई जानी चाहिए थी। ये भारत की प्रेसिडेंसी में जब G20 हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा था और भारत ने इसमें बड़ा योगदान दिया था। तो मुझे लगता है ब्रिक्स जब आज मिल रहा है तो उसमें ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी को लेकर, इसकी पहल भारत कर चुका है दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, और प्रेसिडेंट लूला भी बहुत इस बात की वकालत करते नजर आए हैं अपनी लीडरशिप में। तो मुझे लगता है ये मुद्दा हावी रहेगा एजेंडा के ऊपर, और हावी नहीं रहेगा। और ये ब्रिक्स को एक जब जो भी अपना स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, उसमें एक व्यापक तरीके से इस पर पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका एजेंडा दूसरी इसमें अभी फोकस नहीं है और वो दूसरे मुद्दों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पर उठा है। ब्रिक्स सम्मेलन पे लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रिक्स साझा लक्ष्य समग्र विकास, हमारी स्पेशल कवरेज ये जारी है लगातार, और ब्रिक्स सम्मेलन भी जारी है इस वक्त ब्राजील में, जहां के शुरुआती सेशन में प्रेसिडेंट लूला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद स्ट्रॉन्ग वक्तव्य यहां पर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल
पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी बहुत ही मुखरता से इस एजेंडे में शामिल है ब्रिक्स सम्मेलन के इस बार। किस तरह से देखते हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कैसे ब्रिक्स देश यहाँ पर सहयोग करते नजर आ सकते हैं और भारत ब्राजील की साझेदारी इसमें कैसे मिसाल बन सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें विकसित देशों की तो वो तो अपने कमिटमेंट पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहे, ना बात हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, ना ही क्लाइमेट या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की, फाइनेंसिंग की, किसी भी तरह से कोई भी सहयोग वहां पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। कैसे ब्रिक्स इस मुद्दे को और प्रमुखता से, मुखरता से जमीन पर, धरातल पर ला सकता है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जया जी, क्योंकि पहले उल्टा हुआ करता था। पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं थी, उनको काफ़ी लेक्चर दिया करते थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सीरियसली नहीं ले रही हैं। अब आप देखिए, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया है। अगर आप अमेरिका को देखें तो वो तो इस बात पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई झुकाव इस तरफ है ही नहीं, वो तो निकलते जा रहे हैं जो भी क्लाइमेट एजेंडा है उससे। यूरोप के पास इस समय जो भी लिमिटेड कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो पूरी तरह से इस मुद्दे पर हावी नहीं है, क्योंकि यूरोप में भी अब आर्थिक हालात थोड़े गिरावट की तौर पर गिरावट की तरफ जा रहे हैं और वहां पर आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को लेकर जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उनको दरकिनार करने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। तो ये बिल्कुल उल्टा जो एक रेसिप्रोकल एक हम शिफ्ट देख रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें अब जो लीडरशिप है वो ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज या जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, खासकर भारत और ब्राजील जैसे जो देश हैं, उनके ऊपर है कि वो कैसे इस मुद्दे को न सिर्फ ग्लोबल एजेंडा पर रखते हैं, बल्कि जो इश्यूज हैं, जो जैसा आपने कहा कि एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं है, उन सारे मुद्दों पर कैसे नेगोशिएट कर पाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। ये एक बड़ी समस्या बनी रहेगी और ब्रिक्स अगर इसमें एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है तो उसको फायदा जरूर होगा, डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होगा, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा, भारत जैसे देश को फायदा होगा। और इसीलिए ब्रिक्स का इसमें एकजुट होना बहुत आवश्यक है। और मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये जो मुद्दा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट लूला के भी बहुत करीबी मुद्दा रहा है और भारत ने भी पिछले कुछ सालों से इसको प्रखरता दी हुई है अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी में। तो अगर भारत और ब्राजील दोनों जुड़कर इसको आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स एक यूनाइटेड फ्रंट इसमें जरूर दिखा सकता है, क्योंकि ये जरूरी होगा। और ये ग्लोबल साउथ के जो देश, जो खासकर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जो इसका सबसे ज्यादा जिन पर प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, उनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अगर ग्लोबल साउथ, अगर ब्रिक्स वहां पर कुछ समस्याओं का समाधान के तौर पर हम दे पाता है तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा होगा और ग्लोबल साउथ में जो ब्रिक्स की लीडरशिप है वो और प्रबलता से नजर आएगी। जी, मिस्टर प्रभुदयाल जी, क्योंकि जब बात जलवायु परिवर्तन की होती है, क्लाइमेट चेंज की होती है, तो समाधान की ओर बढ़ने की जब बात होती है तो भारत एक उदाहरण के तौर पर, नज़ीर के तौर पर एक बहुत बेहतर मिसाल पेश करता नजर आता है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखना ये बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन उस दिशा में तेजी से बढ़ा गया है। हमने कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से शिफ्ट किया है वो भी दिखाई पड़ रहा है। हमने तमाम टारगेट वक्त से पहले हासिल किए हैं भारत ने। साथ ही साथ कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से दुनिया के उन तमाम देशों के साथ मिलकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां पर सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। आपको लगता है कि जब इस प्रकार के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है जहां पे पश्चिमी देश खामोश खड़े नजर आते हैं, भारत एक उदाहरण के तौर पर सहयोगात्मक रवैये के साथ में एक बेहतर मिसाल पेश करता दिखाई पड़ता है? जी बिल्कुल, भारत हर तरह से एक बेहतर मिसाल पेश करने की कोशिश करता आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो बायलैटरल विजिट्स करते हैं उनमें भी क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बहुत जोर दिया जाता है। और बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने साथ साथ की थी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए। अब देखिए, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के में जाना, उनको विजिट करना, उनके साथ एग्रीमेंट्स करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये कंट्रीज समझते हैं कि भारत उनके साथ
काम कर रहा है, भारत उनकी सहायता कर रहा है। अब इस दौरे में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां क्या दौरा किया? गाना गए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना गए, ब्राजील के बाद अभी वो नामीबिया जाएंगे। तो ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जिनको क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सता रहा है और इनको सहायता चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के संबंध में। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो जब इन कंट्रीज की बायलैटरल विजिट करते हैं, अब आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था पिछले साल, तो वो वहां भी गए थे, पपुआ न्यू गिनी में। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सनसेट के बाद, वो कभी रिसीव करने नहीं आते, वो हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए थे और उनके पैर छुए। वो किस लिए? क्योंकि वो सब समझते हैं कि भारत किस तरह से उनकी सहायता कर रहा है। और सब वो जो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के साथ जो भारत ने एक मल्टीलैटरल सेटिंग बनाई है, उसमें उनको रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे हम बहुत सहायता दे रहे हैं। तो ये बात, ये संदेश सबको जा चुका है और जाता रहेगा कि हम उनके साथ हाथ बढ़ाकर साथ काम कर रहे हैं। हम कोई सिर्फ सेल्फिश तौर पे नहीं सोचते हैं, बल्कि जो हम जानते हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ शेयर करने को तैयार है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने देश हैं जो इन डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरह की असिस्टेंस देने को तैयार हैं? तो ये सब समझ गए कि भारत एक ऐसा देश है। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं कई देशों में कितने अरसे के बाद हो रहे हैं। अभी अर्जेंटीना का जो दौरा हुआ है 57 इयर्स के बाद। इसी तरह से ट्रिनिडाड टोबैगो, घाना, इन सब कंट्रीज के जो दौरे हैं ये मुद्दत बाद हुए और इन सब कंट्रीज में इतना उत्साह देखने को आया। वो किस वजह से? क्योंकि उनको भारत से सहायता मिल रही है कई अहम मुद्दों पे, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि किस प्रकार से भारत एक बेहतर उदाहरण के तौर पे दुनिया के सामने मौजूद है जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, और हम वो करके दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ इस प्रकार के बड़े फैसलों को जमीन पर उतारना, ये भारत की क्षमता और महारत को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है, और शायद यही ब्रिक्स के मंच पे भारत को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है, उसके प्रति सम्मान भी बनाता है। प्रभु दयाल जी हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी महा कवरेज। और इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन से बड़ी अहम खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। हमारे साथ अखिलेश सुमन इस वक्त सीधे रियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों के साथ जो उनका वक्तव्य रहा, यकीनन बहुत ही मुखरता से स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी चिंता और इस वक्त जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो वैश्विक चिंताएं हैं, उस पर साफ तौर पर अपनी बात कही। 20वीं सेंचुरी के जिस तरह के ग्लोबल संस्थान हैं, वो उनका 21वीं सदी में क्या काम, किस तरह से
ये जो उनका बयान था कि कैसे ग्लोबल साउथ की संस्थाएं वैसे ही है जैसे मोबाइल में सिम है लेकिन नेटवर्क नहीं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्तव्य की बड़ी बातों की, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य था वो ग्लोबल गवर्नेंस के रेफरेंस फ्रेम में उनका पूरा बयान था कि किस तरीके से जो ग्लोबल गवर्नेंस है आज संकट की स्थिति से गुजर रहा है। और उस ग्लोबल गवर्नेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि ये जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो दुनिया थी उस दुनिया की रियलिटी को बताता है। और आज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है आज के रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा जोर ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में रिफॉर्म जरूर होना चाहिए। और उस रिफॉर्म के बिना देखिए कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल मिस गवर्नेंस है, कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में संघर्ष, जगह जगह पे संघर्ष चल रहे हैं और ऐसे में यूनाइटेड नेशन कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। कह सकते हैं कि बहुत ही कमजोर संस्था के रूप में जो कि महज एक बयान दे देती है और बयान के बाद कोई कार्रवाई भी उस पर कोई करने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यह जो वक्तव्य है ग्लोबल गवर्नेंस में, वो सबसे ज्यादा इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया है। जी, हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन रियो से लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश जी, आपसे इस बात को हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म की बात भी कही है, दूसरी तरफ जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं वो भी साफ तौर पर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों नेताओं की मुखर आवाज सुनाई पड़ रही है इस मंच से। तो ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ आवाज और मानवता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिहाज से कैसे इस संदेश को देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट लूला जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे और शुरू में जो उन्होंने अपनी बातें कही और खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के उन्होंने बातें कही, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा बिल्कुल वो मिलता है। प्रेसिडेंट लूला ने भी इस बात का जिक्र किया, इस बात का बहुत ही जोर देकर जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो दुनिया के जो कॉन्टिनेंट है उन सारे कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो। और उन्होंने खास बात पर जोर दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के, बिना रैशनल प्रतिनिधित्व के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं है। और कई उदाहरण उन्होंने दिए एक्चुअली कि पूरी दुनिया में जो जगह जगह पे जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है उन परेशानियों की वजह एक ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो प्रभावी संस्था के रूप में एग्जिस्ट करना बंद हो गया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के बिना ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म की बात सोचना नामुमकिन है। प्रेसिडेंट लूला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और टेररिज्म के मामले में खास तौर पे प्रेसिडेंट लूला ने भी कहा, कश्मीर में जो पहलगांव का हमला हुआ उसका जिक्र उन्होंने किया कि हमने उसे रिजेक्ट किया, जिस तरह समय वो हमला हुआ हमने उसकी भर्त्सना की। और उन्होंने कहा कि दुनिया में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है और टेररिज्म के जो कई जगह है, उन्होंने यहाँ तक कि देखिए हमास ने जो इजराइल पे हमला किया उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गलत हुआ, टेररिज्म का यह जो एक्ट था वो गलत एक्ट था। तो हालांकि उन्होंने उसके बाद ये भी कही कि जो स्थितियां हैं वो संघर्ष है, उन संघर्षों में सीज फायर के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने रसिया का जिक्र किया, यूक्रेन का जिक्र किया, उन सारी जगहों का जिक्र किया और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि ग्लोबल गवर्नेंस की जो कमी इस दुनिया में अभी दिख रही है उस ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ का जो वॉयस है वो ग्लोबल साउथ का वॉयस मजबूत होना चाहिए। और ग्लोबल साउथ को इस मामले में मिलकर पूरे जो दुनिया के जो प्रभावशाली देश है उन प्रभावशाली देशों पे दबाव बनाना चाहिए और उसी दबाव के कारण जो स्थिति बनेगी उसी स्थिति में ग्लोबल गवर्नेंस के जो एक पूरी परिकल्पना है वो पूरी हो पाएगी आज के दिन में। और इसीलिए उन्होंने स्ट्रेस किया कि ग्लोबल साउथ का कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। और चूंकि प्रेसिडेंट लूला का भाषण जो था वो इंट्रोडक्टरी भाषण था, उस इंट्रोडक्टरी भाषण के बाद सभी नेताओं को 7-7 मिनट मिला था बोलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण प्रेसिडेंट लूला के भाषण के तुरंत बाद हुआ और उसके बाद सभी देशों ने अपने अपने भाषण दिए हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे काफी महत्वपूर्ण और लंबी चर्चा हुई है ब्रिक्स के देशों के अंदर। 10 देशों के जो प्रधान है वो मौजूद थे ब्रिक्स में और ये जो है परमानेंट मेंबर्स का मंच था, ये जो प्लेनरी सेशन जो महत्वपूर्ण था, इसमें ग्लोबल गवर्नेंस को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं और किस तरीके से इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे दबाव बनाया जाए
कि वो जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करे। इसके बारे में जो लीडर डिक्लेरेशन आज होना है, उस लीडर डिक्लेरेशन में इस बात के आने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सीधे रियो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, प्रभुदयाल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का ही। तो यहाँ पे साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की यहाँ पर बात की है कि इसकी जरूरत है मौजूदा विश्व में, और इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थानों में व्यापक रिफॉर्म से करनी होगी। साफ तौर पर एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश ब्रिक्स के मन से। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार मौजूदा वक्त में ब्रिक्स के बढ़ते हुए उसके रिलेवेंस को भी दिखाता है, और भारत मानवता के सहयोग के लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तत्पर रहा है और आगे भी इस तरह से मिलकर आगे काम करने के लिए लगातार मौजूद है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी शिरकत करना और उनकी इस यात्रा से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे और मेरी सहयोगी जया, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।